आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने एक्सपर्ट से विस्तार से बातचीत करने से पहले हम आपको बता दें कि इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01123421080 और 23421082। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और मन का वास होता है। क्यों कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है और इसी पर टिका होता है हमारा जीवन। श्रोताओं, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जो है वर्ल्ड टीबी डे पर। हमारे साथ आज हमारे दो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू पूजा जी। मेरे सारे लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, आज है वर्ल्ड टीबी डे और इसी से जुड़े होंगे आज के हमारे सवाल। और आपको नंबर्स मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। 23421080, 23421082, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आखिर ये टीबी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस या टीबी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जी, और वो शरीर के करीब हर अंग को इफेक्ट कर सकता है, हर जगह में उसका इन्फेक्शन हो सकता है जी। और उसी प्रकार से बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाती है, हर हड्डी में हो सकती है, हर जोड़ में टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है जी। तो ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत धीरे धीरे होता है इन्फेक्शन। ये बहुत सारे इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में और बहुत ज़्यादा लोगों को होता है और इससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है जी। मैम, आप क्या बताना चाहेंगी? जैसा सर ने बोला कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है। मतलब ऐसा होता है कि 2 से 6 महीने इसके सिम्टम्स आते रहते हैं और कई बार पेशेंट इग्नोर कर सकता है। ये किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग आपका ब्रेन, आपके लिवर, आपके पेट। लंग्स को तो प्राइमरीली करता ही है, बट बाकी किसी भी पार्ट को कर सकता है, इंक्लूडिंग कई बार बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन बोन टीबी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ टीबी एंड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एट टाइम्स। तो अगर आपको टीबी के सिम्टम्स जरा भी लग रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कनेक्ट करना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बोन टीबी क्या है? जैसे कि अभी हमने बात करी कि कहीं भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। तो टीबी के जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, वो शरीर में जब घुस जाता है तो हड्डियों में और जोड़ों में भी आ सकता है जी। प्राइमरीली शुरू नहीं होती हड्डी और जोड़ों से ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। कहीं ना कहीं शरीर में एक प्राइमरी फोकस होता है, जैसे कि लंग्स में हो सकता है, कि लिम्फ नोड्स में हो सकता है, या आंतों में हो सकता है, या जेनाइटो यूरिनरी में हो सकता है। कहीं ना कहीं शरीर में टीबी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही वो हड्डी और जोड़ों में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है जी। और बोन टीबी में अगर हड्डी में हो जाता है, ज़्यादातर तो लोगों को जोड़ों में हो जाती है टीबी। तो जोड़ लोगों को जो टीबी के कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, वो आते हैं। जैसे उनको भूख नहीं लगना, शाम को थोड़ा बुखार आ जाना, वज़न कम हो जाना। प्राइमरी जहाँ पर है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स आ सकते हैं कि खांसी आ रही है, और इन लोगों को रात में दर्द ज़्यादा होता है, रात में पसीना आ जाता है। इस टाइप की चीज़ें जब होनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में सूजन, दर्द, तो फिर उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए ताकि हम उसकी जांच करें और
देख सकें कि टीबी है कि नहीं है। जी श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज वर्ल्ड टीबी डे है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य टीबी के रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सकारात्मक संदेश देना है, साथ ही इसके इलाज के लिए सजग करना भी। हम आपको ये भी बता दें कि साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। 24 मार्च को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में तपेदिक दिवस यानी विश्व तपेदिक दिवस वर्ल्ड टीबी डे का आयोजन होता है। हर साल कोई ना कोई थीम निर्धारित की जाती है। इस साल की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, यानी हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास से। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बोन टीबी के क्या क्या सिम्टम्स हैं और ये कहाँ ज्यादातर फैलता है? जी हाँ, तो जैसे कि बताया कि हर बोन में हो सकता है, हर जॉइंट में हो सकता है। कॉमनली जो होता है ये रीढ़ की हड्डियों में होता है, हिप्स में होता है, नी जॉइंट में होता है, जी, शोल्डर में, एल्बो में, किसी भी जॉइंट में हो सकता है। सबसे कॉमन होता है स्पाइन एंड हिप एंड नी। अब रीढ़ की जो हड्डियां हैं इनमें अगर टीबी का इन्फेक्शन हो रहा होगा शुरुआत में तो पेशेंट को जैसे कि हर टीबी के इन्फेक्शन में होता है कि उनको थोड़ा बुखार आता है शाम के टाइम, खासकर उनको भूख नहीं लगती, कुछ समय से उनको धीरे धीरे वजन भी कम हो रहा होता है और उनको दर्द होने लग जाता है कमर में, रात में ज़्यादा होता है, रात में पसीना भी आ सकता है। और अगर वो इलाज ना करवाएं उस समय उनको बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के पास जाना, ताकि उसको वो जांच कर सकें। अगर वो बताते हैं उनके सारे सिम्टम्स हैं तो हम लोग उनका एक्सरे कराते हैं, कुछ खून की जांच कराते हैं और अगर हमें लगता है कि उनको टीबी है तो फिर उनका फिर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर है कॉल लाइन पे, उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। अमित त्यागी बात कर रहा हूँ मैडम, हापुड़ यूपी से। सवाल मेरा ये है जी, बताइए। इंसान को अगर जो टीबी हो जाता है और उसे होने के बाद पता चलती है जी, तो इसका इलाज संभव है? नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रिंसी हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। टीबी का अगर ठीक से ट्रीटमेंट पूरे तरीके से डॉक्टर को फॉलो किया जाए तो बिल्कुल अच्छे से संभव है और कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है पेशेंट को। दूसरे कॉलर है मैम। हेलो हेलो जी जी, पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ जी। एक तो ये बताएं कि क्या टीबी छुआछूत की बीमारी है? क्या एक दूसरा आदमी उसके साथ बैठ के खा सकता है, ये खा सकता है? नंबर 1 जी। नंबर दूसरा, ये कहते हैं कि टीबी जब हो जाती है पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता था, अब खाली पेट गोलियां देते हैं, तो क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं होता है? और अगर ये कहते हैं कि अगर आपको 3 महीने, 6 महीने, साल तक की गोलियां खानी है, जिस तरीके से बीमारी है, अगर में आप 1 दिन भूल जाएं या 2 दिन भूल जाएं तो आपको वो कोर्स 3 महीने का फिर दोबारा करना पड़ता है, क्या ये सच बात है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर गर्भवती महिला को मिल जाए जी, उसके डायग्नोज में कि इसको टीबी हो गई है, तो क्या उसकी माँ को, उसके बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है? ये मेरे 3 क्वेश्चन है। ओके, तो किशन जी, बेसिकली आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टच करने से फैलती है, साथ खाने से फैलती है कि नहीं। देखो, डिपेंड करता है कि टीबी कहाँ पे हो रही है। अगर लंग्स में हो रही है तो वो सांस के साथ फैल सकती है, बट अगर आपको पेट में पानी हो गया है, इंटेस्टाइनल टीबी है, तो जनरली ऐसे नहीं फैलती है वो। लंग्स में भी अगर पानी हो रहा है, अगर फेफड़ा में हो रही है तब तो वो सांस के साथ फैलेगी। अगर पानी है टीबी का तो जनरली ऐसे नहीं फैलती है। बाकी ये है कि ये बेटर है कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखा जाए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका? मेडिसिन को लेके था ना? जी जी मैम, मेडिसिन को लेके, ताकि कितने टाइम तक चलती है और अगर भूल जाते हैं तो दोबारा से कोर्स शुरू करना पड़ता है? आप जो कह रहे हो कि पहले इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता था, वो बेसिकली अब कुछ टाइप के टीबी के लिए रिजर्व्ड है। सारे टीबी में हम नहीं देते हैं, क्योंकि कई बार इंजेक्शन कंटिन्यू करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पेशेंट के लिए। वो कम से कम 2 महीने चलता था। अभी हम खाने की दवाइयाँ देते हैं, जो पेशेंट 2 महीने लेता है, उसके बाद हम दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि लोड कम हुआ कि नहीं, और उसके बाद दवाइयाँ कम करके अगले 4 या 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं जी। आपका तीसरा क्वेश्चन था प्रेग्नेंट मदर के लिए, बच्चे को अगर प्रेगनेंसी में ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होता है तो जो हमारा टीबी की दवाइयाँ हैं वो सेफ हैं प्रेगनेंसी में, वो दी जा सकती हैं और डेफिनेटली मदर और बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं।
मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये टीबी होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? टीबी के ना मल्टीपल कारण है। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये होता है कि वो बैक्टीरिया जनरली इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। हम लोग को डेफिनेटली, जो सर ने प्राइमरी फोकस की बात की थी, हम लोग सब एक्सपोज्ड हैं टीबी के बैक्टीरिया से, बट वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है। अगर कोई आपको बीमारी है, जैसे डायबिटिक्स हो गए, या किसी को जिसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, जैसे डायबिटिक्स हो गए, या किसी को HIV है, या हेपेटाइटिस B C इन्फेक्शंस हैं, या जनरल अगर किसी को कोई और डिजीज हो रही है जिसमें कि उसकी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो रही है, तो ये जो प्राइमरी फोकस है ये रीसर्फेस कर सकता है और टीबी का इन्फेक्शन बन सकता है। मैम, एक और कॉलर है, सर ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे पूछना है कि आंतों में टीबी के क्या लक्षण होते हैं? एक आम आदमी किस तरह पहचान करे कि मुझे आंतों में टीबी हो गई? देखिए, जैसे आंतों में टीबी के लिए 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। जनरल सिम्टम्स होते हैं टीबी के, और सिस्टम स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जनरल सिम्टम्स जैसे राहुल सर ने ऑलरेडी बात करी है कि वेट लॉस होगा, भूख कम हो जाएगी, बुखार आएगा, शाम को स्वेटिंग होगी, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपको जनरल हर तरह की टीबी में मिल सकते हैं। बाकी जो सिस्टम स्पेसिफिक है, पेट दर्द होगा, आपको डायरिया दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकता है, आपको दस्त भी लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, वेट लॉस होगा जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होगा, और कई बार पेट में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, कि मतलब हवा, गैस और टॉयलेट पास नहीं हो रही है और ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो हर सिस्टम का वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आपको जनरल सिम्टम्स प्लस पेट के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे मिलना चाहिए और दवाई शुरू करनी चाहिए। जी मैम, एक और मेरा क्वेश्चन था आपसे कि टीबी कितने प्रकार का होता है? टीबी हमने जैसे बात की, हर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को, स्पाइन को, बोन्स को, पेट को, लंग्स को। टीबी का पानी हो सकता है लंग्स में, टीबी का पानी हो सकता है पेट में, और हार्ट के अराउंड भी, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्यूजन बोलते हैं, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, बच्चे पैदा करने वाले ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, हमारे किडनी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, हर जगह अफेक्ट कर सकता है। मैम, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो जी पूजा शर्मा जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। दोनों डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम। मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला तो ये, अगर कोई पर्सन टीबी का ऑन गोइंग ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? और दूसरा ये कि अगर किसी न्यूली मैरिड कपल में से किसी एक को टीबी हो, कंफर्म हो जाए, तो उनको दोनों को फिजिकल रिलेशनशिप रखनी चाहिए या नहीं? कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद। देखिए, खाने पीने में तो मेनली ये होता है, जनरली कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी रोका नहीं जाता, बट आपको अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना होता है, बिकॉज प्रोटीन इंटेक जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो आपकी लड़ाई से, जो बीमारी से फाइट करने की ताकत होती है उसको बढ़ाता है। तो प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज रेड मीट का इंटेक बढ़ा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन हैं तब फिर आपको थोड़ा सा वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जैसे कि दालें बढ़ानी है, और सोयाबीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें, प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं आप, प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं, यू कैन यूज़ दैम। और अगर आप एग खाते हैं तो वाइट ऑफ एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। और अगर किसी को जेनाइटल टीबी है, सो वी जनरली अवॉइड दैट कॉन्टैक्ट विद द पार्टनर एटलीस्ट फॉर 2 months। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है आप दोनों के लिए कि मैम, टीबी जब किसी मेल को होता है तो उसका क्या कारण अल्कोहल होता है, और यूरिन में ये कितना दुष्परिणाम दे सकता है? नरदेव सिंह चौहान पौड़ी गढ़वाल से पूछ रहे हैं। अल्कोहल डायरेक्टली कॉज नहीं है टीबी का। बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आपका लिवर डैमेज हो रहा है तो आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो लड़ाई करते हैं बीमारियों से, वो उनका लेवल कम होने लग जाता है, तो आप प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शंस के लिए, तो टीबी रिसर्फेस कर सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन यही मैम, इनका क्वेश्चन है कि क्या ये मतलब यूरिन के द्वारा छूटता है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अगर आपको किडनी में टीबी है, ब्लैडर में टीबी है, प्रोस्टेट में टीबी है, तब वो यूरिन में आपको
मिल सकते हैं उसके बैक्टीरिया, और इसका दुष्परिणाम ये मल्टीपल हो सकते हैं। यूरोजेनाइटल सिस्टम में आपको ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब वो फाइब्रोसिस हो जाता है, तो यूरेटर नैरो हो सकता है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं यूरेथ्रा, वो नैरो हो सकता है। दूसरा आपको ये हो सकता है किडनी में जाता है तो ये किडनी डैमेज कर सकता है जी, मैम एब्सेस बन सकते हैं। जी सर, मैं आपसे बोन टीबी के बारे में बात कर रही थी, तो विच जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन बोन टीबी? हाँ जी, तो अभी जैसे मैंने बताया कि स्पाइन की जो टीबी होती है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो कॉमन सिम्टम्स के अलावा कमरे में दर्द होता है पेशेंट को और सूजन भी आ जाती है, तो वो लोग कई बार तो ज़्यादातर लोग कोई दर्द की दवा वगैरह शुरू में लेते हैं, नहीं ठीक होता है तो फिर वो लोग हॉस्पिटल जब आते हैं तो हम लोग एक्सरे कराते हैं, उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, कुछ खून की जांचें भी कराते हैं, तो उससे फिर पता चल जाता है कि टीबी अगर निकलती है उसमें तो फिर हम लोग फिर टीबी की दवा शुरू करते हैं। टीबी का इलाज जो है, जैसे कि डॉक्टर प्रिंसी ने भी बताया कि उनके लंग्स वगैरह में तो 6 महीने तक चलता है, बट बोन टीबी में थोड़ा लंबा देते हैं हम लोग इलाज, कम से कम 1 साल तक चलता है, कभी कभी 1.5 साल तक भी देना पड़ सकता है। तो बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस में इलाज जो है, टीबी की दवाइयाँ जो हैं वो थोड़ी लंबी चलती हैं। इसके अलावा उनको जैसे कि बताया गया कि जनरल ट्रीटमेंट जो होता है कि उनको बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा, दर्द की दवा, आयरन, प्रोटीन्स, ये सब भी देते हैं, और बाहर से कुछ उनको सपोर्ट भी दे दी जाती है, बेल्ट वगैरह, ब्रेस पहनाकर, अगर उनको रीढ़ की हड्डी की टीबी है। कभी कभी हम लोग को पेशेंट्स में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है जी। तो उसके लिए अगर पेशेंट को अगर रीढ़ की हड्डी की टीबी है और उनको दर्द और इन सब चीज़ों के अलावा पैरों में ताकत ख़त्म हो गई है या पैरों में कमज़ोरी आ गई है, उनको लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चल रहा है, तो फिर वो हम लोग उनको दवा चलाते हैं, दवा से नहीं आराम हो रहा होता है तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिसमें कि हम रीढ़ की जगह पे ऑपरेशन करके अंदर जो पस इकट्ठा हो गया है, जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको दबा रहा है, उसको हम हटा देते हैं ताकि दबाव हटेगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड फिर से काम करेगी और पैरों में फिर से ताकत आ जाएगी। सर, ये तो अपने स्पाइन टीबी, इसके अलावा और कौन कौन से टीबी हैं स्पाइन? हाँ, देखिए हर जोड़ में हो सकती है। कॉमनली रीढ़ की हड्डी के बाद फिर हिप्स में होती है, घुटनों में होती है, तो इनमें भी शुरुआत में यही होता है, सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस उस जोड़ स्पेसिफिक में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, जोड़ धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, और आगे जाके इलाज तो सेम ही है टीबी का, जनरल ट्रीटमेंट, सिस्टमिक ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट सब सेम ही है। इनमें भी हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, और जब जोड़ बाद में जब बहुत ख़राब हो जाता है तो ऐसे मरीज़ों में बाद में जाके हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी करते हैं, जैसे हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है पेशेंट्स को। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो जी, पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न था जी, जैसे कि बलगम के थ्रू टीबी का टेस्ट होता है, लेकिन वो कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि बलगम से कई बार नहीं पता लगता है दूसरे टेस्ट से, लेकिन वो ये कहते हैं उस टेस्ट से ये होता है कि ये नहीं बताते डॉक्टर की टीबी किस पार्ट में है, मान लो वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इसमें थोड़ा मुझे बताइए क्या चीज। जी, देखो, जो कॉफ में आपका टीबी का टेस्ट होता है ना, जो बलगम मतलब स्पूटम में जो टीबी का टेस्ट होता है, जनरली वो आपके लंग्स टीबी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपके लंग्स में टीबी है और आपको बलगम आ रही है और उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो लंग्स का टीबी है। और किसी पार्ट के लिए बलगम के टीबी का जनरली हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किस पार्ट में टीबी, क्योंकि वो और किसी पार्ट में पॉजिटिव बलगम में नहीं आएगा। आपको उस पार्ट की स्पेसिफिक जांच करनी पड़ेगी, जैसे अगर लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड बायोप्सी करके उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, पेट में है तो सीटी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको बायोप्सी करनी पड़े, अगर छाती में, हार्ट के अराउंड या पेट में पानी है तो पानी निकाल के उसकी जांच करनी पड़ेगी। जी मैम, बलगम का टीबी जो जिसकी आप बात कर रही थी, तो कोई एक कॉमन इंसान कैसे इस बात को समझ सकता है कि ये जो बलगम है वो नॉर्मल नहीं है और अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेसिकली वही है कि आपको थोड़ा सा अपने सिम्टम्स का ट्रैक रखना होगा। अगर खांसी बढ़ रही है, ठीक है, और अगर वेट लॉस हो रहा है, भूख कम लग रही है, टेम्परेचर आ रहा है और इस चीज को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया,
ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल खांसी नहीं है, आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस है, जनरली वी कॉल इट 5% ओवर 3 मंथ्स। अगर आपका 50 किलो वेट है और अगर आपका 2-3 किलो ओवर लास्ट 3 मंथ्स में कम होता जा रहा है, जबकि आपको इंटेंट नहीं कर रहे कम करने की, कुछ और खाने में चेंजेस नहीं कर रहे, तो यू शुड बी बिकम अलर्ट अबाउट इट। अगर शाम को बुखार आ रहा है, पसीने आ रहे हैं या कोई और स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कनेक्ट करना चाहिए। मैम, क्या शाम में या रात में खांसी बढ़ जाती है या सुबह में, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, टीबी में ऐसा जनरली नहीं होता, वो अस्थमा में या फिर सीओपीडी में हो सकता है। मैम, एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी पूछिए अपना सवाल, आप पूछिए। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, हमें बात करनी जी। हमारी मम्मा जो है उनको 2 दिन फीवर हुआ था जी। उसके बाद उनके गले में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, उनमें मलगम में ब्लड आने लगा बहुत जी, और उनके दर्द भी हो रहा था सब जगह पे जी। उनके उसमें लीवर में भी बहुत दर्द था, पसली में भी दर्द था जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? आपका नाम क्या है बताइए। जी, मनीषा शर्मा बोल रहे हैं मेरठ से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो हमें जानना है कि इससे भी मतलब कुछ, आज हमारी मम्मा की जांच भी होने गई है मलगम की, तो इसमें भी कुछ टीबी के लक्षण हो सकते हैं? पहले उनको कभी टीबी वगैरह कुछ हुआ है? जी नहीं, पहले कभी नहीं, लेकिन खांसी रहती है बहुत टाइम से, अब भी बहुत खांसी, गले में इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा, दुख रहा है गला बहुत। लेकिन जो भी सिम्टम्स है 2 ही दिन से हैं। जी, हमें अपने बारे में भी बात करनी है मैम। हमें बहुत टाइम से अस्थमा है, तो हम सिप्ला के जो कैप्सूल है उनकी भाप लेते हैं, कुछ नुकसान। आप ना एक बात सुनो, देखो यहाँ पे ना हम वर्ल्ड टीबी डे के अकॉर्डिंग टीबी की बात कर रहे हैं। आपको जो अस्थमा है ना, आपको एक बार छाती के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक बार आप उनको जाके डिटेल में इन पर्सन दिखाइए, तभी वैल्यूएशन हो पाएगा। ठीक है मैम, इन्होंने जो क्वेश्चन किया उसका, जो इनकी अपनी मदर के बारे में वो कह रही थी, तो उसके जो इन्होंने क्वेश्चन किया, ब्लड इन स्पूटम, जी, बलगम में ब्लड आना सिर्फ एक टीबी से नहीं होता, मल्टीपल कॉजेज होते हैं। कितने अमाउंट का ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की बीमारियों से लड़ने की ताकत का स्टेटस क्या है, वो सब हमें कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं और तभी हम बता पाते हैं कि ये क्या कॉज है इसका। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज है वर्ल्ड टीबी डे और हम उसी पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ है 2 स्पेशलिस्ट, डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे नंबर हैं 23421080, 23421082, एक व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज है वर्ल्ड टीबी डे और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं अपने 2 स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर जैन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टीबी का अगर कोई रोगी है किसी के घर में, तो उसे बाकी परिवार वालों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, टीबी ना जनरली अनटिल अनलेस सांस से हो रही है, जो कि लंग्स टीबी हम बोलते हैं, लंग पैरेन्काइमल टीबी, एक वो टीबी है जो स्प्रेड करती है अगर आप रोगी के कांटेक्ट में आते हैं। तो ऐसे मरीज को कम से कम 2 महीने जो उसका इंटेंसिव फेस ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें मास्क लगा के रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए थोड़ा उससे आइसोलेट होकर रहें, क्योंकि इन 2 महीनों में वो जो हमारी मेडिकेशन है दे विल वो इस बैक्टीरिया को मार देंगी और इसको सेफ रेंडर कर पाएंगी। बाकी अगर पेट का टीबी है, लिम्फ नोड्स हैं, तो जनरली या किडनी का टीबी है, इन चीज़ों में जनरली ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप रोगी के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। जी मैम, ये टीबी का जो इलाज है वो कितने दिन चलता है? वो ना साइड टू साइड डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको लंग पैरेन्काइमल टीबी हो रही है, अगर आपको पानी हो रहा है छाती में या पेट में, इस तरह की टीबी है, तो आपका जनरली 2 महीने इंटेंसिव फेस होता है जिसमें हम 4 दवाइयाँ देते हैं,
और 4 months होता है आपका एक्सटेंसिव कॉन्टिन्यूएशन फेज, जिसमें कि हम जनरली 2 मेडिकेशंस पे स्विच कर जाते हैं। बट बीच बीच में हम पेशेंट की जांच करते रहते हैं एंड वी कीप अ ट्रैक उनके वेट का, उनके फूड हैबिट्स का, उनके कुछ ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं, उन सब का हम ट्रैक रखते हैं। अगर वो ठीक से नहीं हमें लग रहा कि नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो हम दोनों इंटेंसिव फेज को भी बढ़ा सकते हैं और कॉन्टिन्यूएशन फेज को भी बढ़ा सकते हैं। इट मे एक्सटेंड अप टू 9 months, इट मे एक्सटेंड अप टू अ ईयर, डिपेंडिंग अगर रेजिस्टेंट टीबी है कि अगर जैसे 2 दवाइयां होती है रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजिड, अगर उनको मतलब हमें लग रहा है कि पेशेंट अप टू द मार्क नहीं चीज़ें आ रही हैं पेशेंट में, या सिम्टम्स नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं और हमारे टेस्ट में रेजिस्टेंट टीबी आ रहा है, तो ड्यूरेशन मेडिकेशन सेकेंड लाइन भी यूज होता है और वो अप टू 1.5 year to 2 year भी जा सकता है। जी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि ये जो स्पाइन टीबी है इसके लक्षण क्या क्या हैं? ये तो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनको कमर में दर्द हो सकता है, और अगर इलाज नहीं कराते हैं या बीमारी बढ़ चुकी होती है तो रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो टीबी के कीटाणु उसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करके पस बना के उनको गलाकर वो जो पस है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दबा सकता है। जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को दबा सकती हैं, और जिसकी वजह से पैरों में पैरालिसिस जैसी चीज़, जिसको हम पैराप्लीजिया बोलते हैं, वो हो सकती है। हो सकता है कंप्लीट पैराप्लीजिया हो जाए, हो सकता है कि पार्शियल वीकनेस ही आए, हो सकता है लैट्रिन बाथरूम का भी पेशेंट को पता ना चले। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को पेशेंट के कुछ जांचें कराते हैं। उसमें अब एक्सरे के अलावा फिर हमें अब एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई कराने से हमें पता चल जाता है कि किस लेवल पे कितना दबाव पड़ रहा है, अंदर कितना ज़्यादा बड़ी एब्सेस है, कितना पस अंदर है, और उसके हिसाब से हम ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं जिसमें कि हम पस हटा देते हैं, स्पाइन को फिक्स भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें टीबी की दवाओं के अलावा की जाती हैं, जो ट्रीटमेंट्स में आप देते हैं। हाँ जी। तो सर क्या ये डेंजरस है? हाँ बिल्कुल। देखिए, रीढ़ की हड्डी का मैटर है तो डेंजरस तो नहीं है, लेकिन अगर इलाज ना करें टाइम से, उसको बढ़ने दिया जाए और तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ता है तो पैरालिसिस जैसी चीज़ हो जाती है। ऑपरेशन करने के बाद हम कोई गारंटी नहीं दे सकता कि स्पाइनल कॉर्ड में ताकत वापस आएगी कि नहीं आएगी। यूजुअली आ जाती है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ये डेंजरस हो जाती है कि इसमें पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा दर्द हो, साइन सिम्टम्स टीबी जैसे लग रहे हों, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो वो उनको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और मेडिसिन्स आप कौन कौन सी या कितना टाइम रहता है मेडिसिन्स का? जैसे अभी डॉक्टर प्रिंसी ने भी बताया कि टीबी की दवाइयों में शुरू में 2 महीना इंटेंसिव फेज चलती है जिसमें 4 दवाइयाँ चलती हैं, और उसके बाद फिर बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस में हम कम से कम 1 साल टीबी की दवा देते हैं जिसमें कि 2 दवाइयाँ होती हैं। बीच बीच में पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं जिसमें कि उनका पूछते हैं उनकी भूख बढ़ रही कि नहीं, वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, दर्द में कुछ आराम हुआ है कि नहीं है, उनका ESR, CRP, कुछ खून की जांचें हैं वो टेस्ट करा के देखते हैं कि वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं वो वैल्यूज़ की नहीं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फिर हम दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट दवाइयाँ लगातार नहीं खाता है टाइम से, तो उसमें फिर रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर अगर वो इसमें टीबी के इलाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीबी की दवा नियमित रूप से खाएं, रोज मिस ना करें। नहीं तो क्या होता है कि कीटाणुओं को समय मिल जाता है अपने आप को चेंज करने का, वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो टीबी की यूजुअल दवाओं से वो नहीं मरते और टीबी को फिर हम रेजिस्टेंट टीबी बोल देते हैं। और सर अगर किसी से मिस हो जाती है तो फिर क्या दोबारा से नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो फिर जब भी याद आ जाए तो उनको कंटिन्यू करना है एंड होप करना है कि उनको रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन अगर किसी को हो जाती है तो फिर इलाज की दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं और उनका इलाज और फिर थोड़ा लंबा चलता है। तो यानी कि इस बीमारी में जितना आपको सतर्क रहना है उतना ही ध्यान देना है अपनी मेडिसिन पर, जो रोज आपको खानी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जी है। हाँ, जी हाँ। सर एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप अपना। सर मेरे ना जो कमर में ना दर्द रहता है सर, और वो ना फिर राइट साइड पे पैर मेरा दर्द जाता है और काफी टाइम से है और मेरे से ना उठा जाता है ना बैठ। सुबह टाइम पे अगर मैं राइट साइड पे लेट जाऊं
तो फिर मुझे ना बिल्कुल ही लेटा ही नहीं जाता, और रात को जैसे बेटा लेटा हुआ था तो बेटे ने कमर से जैसे हल्का धक्का मारा तो इतनी तेज दर्द हुआ, मैं रात को ही चिल्लाने लग गया। और लेफ्ट साइड से ही सोता हूँ मैं तो ही नींद आती है, और राइट साइड से सोऊंगा तो वाली दर्द के मारे उठा नहीं जाएगा, और पूरा पैरों में झंझनाहट रहती है, पूरे पैर में दर्द रहता है राइट में। और मेरी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, MBR। जी जी। आपको कोई चोट तो नहीं लगी कमर में, या आपने कभी कोई वजन वगैरह तो नहीं उठाया? नहीं, वजन तो उठाया है सर मैंने। हाँ, तो फिर आपने जो सिम्टम्स बताए हैं उसमें कहीं आपने बुखार और ये सारी चीज़ें तो नहीं बताई हैं, तो बहुत लाइकली है कि आपको टीबी की बीमारी तो नहीं है। वजन के लिए मैं क्या झूठ बोलूंगा सर, वजन तो मैंने उठाया है। हाँ, तो आपको फिर डिस्क के इशू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की बीमारी में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। आपको जो सिम्टम्स हैं दर्द के और पैरों में जाने का, वो डिस्क से रिलेटेड हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लीजिए, हो सकता है आपको MRI की ज़रूरत पड़ेगी, वो कराएंगे और उसके बाद फिर आपको इलाज बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, स्वाति का दिल्ली से, वो पूछ रही हैं क्या दूषित खाने पीने से टीबी हो सकता है? दूषित खाने पीने से टीबी नहीं होता। बेसिकली टीबी एक बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपके आसपास किसी को सांस वाली टीबी है और अगर आपके बॉडी में सपोज वो बैक्टीरिया डोमेंट पड़ा हुआ है, जनरली इंडियंस में बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारी बॉडी में डोमेंट बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इंडिया में एंडेमिक है टीबी। ठीक है, तो जब भी आपका वो बैक्टीरिया एक्टिवेट होगा ड्यू टू एनी कॉज, तब आपको टीबी हो सकती है, या फिर सांस की टीबी से आपको टीबी हो सकती है। जनरली दूषित खाने पीने का रिलेशन नहीं है, फूड से टीबी नहीं होती। मैम, आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी एक सवाल है मेरा कि क्या टीबी जो है वो जेनेटिक हो? टीबी इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज एन इन्फेक्शन। इवन बोन जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस में जीन्स का, जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है। जी। एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। जी सर। जी पूछिए आप अपना सवाल। जी, आपसे ये पूछना है कि मेरा एक दोस्त था कल्पेश शाह करके, उसे एक्चुअली US में अटैक आया था और ब्रेन अटैक आया था। तो उसके बाद उसको ये यहाँ लास्ट उसको शरीर में टीबी डिक्लेयर किया था, यहाँ लोकल अथॉरिटी ने। देखो ऐसा तो है, उसके अंदर उसकी पोजीशन इतनी खराब हो गई कि उसकी डेथ हुई, और पूरे शरीर में चमड़ी पूरी खराब हो गई थी, सब कुछ हो गया था। क्या ये प्रैक्टिकल दिख रहा था कि या कि गलत तरीके का इलाज हुआ है उसके साथ? देखिए, टीबी अगर दिमाग में होती है और अगर ठीक टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होती, या फिर सर ने जैसे बताया अगर रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है, तो डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं, पेशेंट की इम्यूनिटी स्टेटस क्या है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, टीबी का रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो नहीं है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। साथ में कोई और कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, जैसे कुछ लोगों को किडनी डिजीज होती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिजीज होती है, कुछ लोगों को डायबिटीज होता है। तो वो सारे स्टेटस पे क्यूमुलेटिव इकट्ठा होकर डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना रिस्पॉन्ड कर पाएगा। बट जनरली अगर आप बात करें, सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए, टीबी रिकग्नाइज कर ली जाए और अच्छे से ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बता रहे हैं वैसे लिया जाए, तो डिजीज क्योरेबल है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं में कौन सा टीबी होता है? यूट्रस टीबी? आप जेनाइटो यूरिनरी टीबी की बात कर रहे हैं, जेनाइटल्स टीबी, तो महिलाओं और जेंट्स दोनों में हो सकता है। इट कैन कोई स्पेसिफाई तो नहीं है कि वो सिर्फ लेडीज में ही होता हो? नहीं, मेल्स में भी हो सकता है। जेनाइटल टीबी बोलते हैं इसको। इसके उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके जेनाइटल्स हैं उनमें फाइब्रोसिस हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है। मेल्स में एजोस्पर्मिया हो सकता है, जो उनका स्पर्म काउंट है वो रिड्यूस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, यूट्रस में टीबी जा सकता है। तो इस वजह से जो एक बच्चा कंसीव करने वाली टेंडेंसी होती है वो उसमें प्रॉब्लम आती है। प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेकरेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। मैम, इसमें हम मेडिसिन और सर्जरी के अलावा और कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं? जनरली आप अगर अपनी इम्यूनिटी मेंटेन कर पाते हो विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, विद गुड फूड हाई इन प्रोटीन एंड डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके आप अपनी फिटनेस मेंटेन कर पाते हो, तो यू आर गुड टू
एनी इन्फेक्शन। जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज है वर्ल्ड टीबी डे। हमारे साथ है हमारे दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल खरे एंड डॉक्टर प्रिंसी जैन। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है कॉल लाइन पे, उनको कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब को। नमस्ते जी, बताइए। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, कांता। बताइए, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि मैं ये प्रोग्राम सुन रही हूँ ना सारा, तो बस फोन तो ऐसे लगाती नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो ये हड्डियों की टीबी होती है ना। हाँ जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे पैर सारा रीढ़ की हड्डी से लेकर गट्टे तक बायां पैर है ना। हाँ जी। वो सारे दिन जलता रहता है, दुखता रहता है। और खाना मैं इतना खा लेती हूँ जब भी ऐसी होती है बिल्कुल कमजोर। तो आपको कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द के अलावा कैसे दर्द शुरू हुआ था? कोई चोट? ये मैं घुटनों का दर्द दिखाने गई थी, जब विटामिन डी वगैरह दे दी, लेकिन मेरे को अब भूख इतनी लग रही है। आप तो कह रहे हो भूख कम हो जाएगी। हाँ, तो हम बिल्कुल कह भी नहीं रहे हैं, हम कह भी नहीं रहे कि आपको टीबी की बीमारी है, ना ऐसा चाह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर भूख अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपको टीबी नहीं हो सकती। और हाँ, ये भी मैंने पूछना था आपसे, क्या मेरे को भी टीबी हो सकती है? मेरे को इतनी भूख लगती है। नहीं, चांसेस बहुत कम है। आपको जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, आपको अगर विटामिन डी, कैल्शियम ये सब बताया, हो सकता है आपकी हड्डियां कमजोर हों। हाँ, आपको कमजोर है हड्डियां। हाँ जी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी, जो कि महिलाओं में हो जाती है 50 साल की उम्र के बाद। और आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगी जिसकी वजह से हड्डियां थोड़ी कमज़ोर होंगी। हो सकता है थोड़ा डिस्क का प्रॉब्लम भी हो जिसकी वजह से दर्द आपके पैरों तक जा रहा हो। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको एक्सरसाइजेस बताई होंगी आपके डॉक्टर साहब ने, एक्सरसाइजेस करिए, विटामिन डी, कैल्शियम लीजिए, और इसी में ही आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर सपोज किसी को जॉइंट टीबी हो गया है और वो इलाज नहीं कराता, तो ऐसे में जॉइंट कितने डैमेज हो जाते हैं, और वो पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? जब बैक्टीरिया अंदर घुसता है, जैसे हम अगर हिप जॉइंट की बात कर लें, तो वो साइनोवियम में घुसता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, और वो पस बनाता है। वो पस जो है हमारे जोड़ के जो एंड होते हैं जिसमें कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को ख़राब करता है, और धीरे धीरे करके जॉइंट ख़राब हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट बिल्कुल भी उसका इलाज ही ना कराए तो फाइनली जाके जोड़ जो है वो जाम हो जाता है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, एंक्लोसिस, ये सब हो जाता है उनको। और पेन उनका आगे जाके पेन भी रहता है और मूवमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट आते हैं, और जिसको हम सीक्वेली ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तो उस समय फिर उन जोड़ में क्योंकि दर्द इतना होता है तो हमें फिर जोड़ बदलना पड़ता है, और उस समय हम उनको फिर से टीबी की दवा फिर से शुरू करनी पड़ती है। और क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं टीबी के जोड़ में, तो हमें टीबी की दवा फिर शुरू करनी पड़ती है, और फिर हम ऑपरेशन करके जो जोड़ खराब जोड़ है उसको हटा के एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं। तो उससे उनका टीबी भी ठीक हो जाती है, और खराब जोड़ का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, रवि राजपूत का हमारे को मैसेज आया है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, उसके पेट में दर्द हुआ और अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आंतों में इन्फेक्शन बताया है। दवाई चलते चलते 20 दिन हो चुके हैं, अब उसके गले में दर्द हो रहा है और खांसी है। ये 2 दिन से हो रहा है, क्या इसको टीबी हो सकता है? मतलब उनकी बेटी को। आपकी डॉटर का अगर आंतों में इन्फेक्शन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। टीबी अकेला एक कॉज नहीं है। इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज एंट्रिक फीवर, जिसे हम टाइफॉइड बोलते हैं, वो भी हो सकता है, और भी जनरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पेट दर्द हो रहा है तो टीबी ही है, उसे टीबी मान लें आप। ऐसा नहीं बिल्कुल वही। ठीक है, और ये जो आपका गले का इन्फेक्शन है, अभी वायरल इस सीजन में चेंजिंग सीजन है, बहुत काफी लोगों को हो रहा है, तो दैट मे बी अ पार्ट ऑफ दिस। बट मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगी, कई बार अल्ट्रासाउंड में हम चीजें कैच नहीं कर पाते, तो आपको एक बार
आप अलर्ट हो, अच्छी बात है। आपको एक बार अच्छे से डॉक्टर से बात करके बड़ी इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी और अगर ज़रूरत है आगे तो एंडोस्कोपी वगैरह करवानी चाहिए। अगर बच्चे का वेट लूज हो रहा है, बच्चे का फीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या ठीक से खा नहीं रहा है, तो यू शुड गो एंड सी द पीडियाट्रिशियन और आगे हायर इन्वेस्टिगेशंस आपको करवानी चाहिए। बट हर इन्फेक्शन पेट में टीबी नहीं होता है। एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम जी। मेरे दोनों हिप्स के बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है ना जी, उसमें मैम बहुत पेन होता है। उठने बैठने में कम से कम 6 महीने हो चुके हैं जी। उठने बैठने में, लेटने में वो दर्द बना रहता है। सिकाई करती हूँ तो ठीक लगता है, फिर वैसे होता है दर्द। जी मैडम, आपकी उम्र कितनी है और क्या आपको चोट लगी थी कभी? हाँ जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर हाँ, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मैंने दिखाया था RMN हॉस्पिटल में, दिखाया था मैंने PMR में। अच्छा। तो उन्होंने मल्टी विटामिन वगैरह गोलियां दी थी, एक्सरे करवाया था। हाँ जी, तो एक्सरे में कुछ नहीं निकला होगा? कुछ नहीं निकला, बस वही कि जब तक मैंने वो मल्टी विटामिन की दवाइयाँ खाई तब तक ठीक था, फिर वैसे पेन हो रहा है मेरे। तो कहीं ये कुछ और तो नहीं है ना सर? देखिए, अगर एक्सरे में कुछ नहीं निकला है, आपको बुखार वगैरह नहीं आ रहा है और आपको पहले चोट लग चुकी है, तो ये टीबी वगैरह इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको चोट लगने की वजह से ही दर्द होगा, कुछ मसल्स में चोट आ गई होगी या हड्डी में भी चोट आ गई होगी, फ्रैक्चर नहीं है। तो आप फिर से चाहें तो दिखा सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स में आके, और नहीं तो आपको उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई होंगी। एक्सरसाइजेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और आपको हमें ये भी जांच करना पड़ेगा कि आपके इस उम्र में आपको कहीं ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो रहा है। 37 ईयर्स ओल्ड हूं सर। 37 है तो फिर तो नहीं हो रहा होगा ऑस्टियोपोरोसिस, बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिर भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी है। हाँ जी, आप एक बार ऑर्थोपेडिक्स में दिखवा लीजिएगा आके। वही ना सर, PMR में दिखा लूँ ना, RML में ऊपर थर्ड। हाँ, अब आप ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्थोपेडिक्स में दिखा लीजिएगा RML में। हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल जानना चाहती थी कि टीबी के लिए कोई वैक्सीनेशन है क्या? बिल्कुल है जी। इंडिया में BCG बैसिलस स्कैल्पेट ग्यूरेन नाम से वैक्सीनेशन होता है। एट बर्थ बच्चे को लगाया जाता है, एंड इसमें बेसिकली जो आपका वैक्सीनेशन कंपोनेंट इंजेक्ट किया जाता है दैट एक्टिवेट्स, ये लाइव वैक्सीन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम नहीं देते हैं। जनरली जो ये इंजेक्ट किया जाता है ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंड इट हेल्प्स यू टू, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन रैम्पेंट है, एंडेमिक जिसे हम बोलते हैं वो है। तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी अगर एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, तो अगर आपका इम्यूनिटी स्टेटस अच्छा है और अगर ये बैक्टीरिया अटैक करता है आपको किसी भी तरह से, सो आपकी प्रोटेक्शन होगी इससे। तो BCG कभी स्किप नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को BCG वैक्सीनेशन जरूर कराइए। जी डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो टीबी के रोगी हैं, दवाई लेने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या वो अपना सामान्य जीवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं? और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए फॉर टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए उनको ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? टीबी की डिजीज क्योरेबल है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड ट्रीटमेंट अडहेयर करना, मतलब अगर आप ट्रीटमेंट टाइम से खाते हैं, रोज खाते हैं जैसे आपको बताया गया है, और आप पूरा 6 महीने का कंप्लीट करते हैं, आप विद इन 2 मंथ्स जो इंटेंसिव फेज होता है उसके बाद आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, और जो 4 महीने वाला हमारा फेज होता है उसमें आप कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नोन पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, स्पेशली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, तो आप वो मास्क लगाएं, आप उससे डिस्टेंस रखें, और अपनी जो एक हेल्थ स्टेटस है फूड की टर्म्स में, एक्सरसाइज की टर्म्स में, प्रॉपर वैक्सीनेशन करा के, इन सब टर्म्स में उसको मेंटेन रखें। जी डॉक्टर खरे, आप क्या कहना चाहेंगे बोन टीबी के जो मरीज हैं वो किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं? देखिए, बोन और जॉइंट में ट्यूबरकुलोसिस अगर हो जाती है तो हो जाती है, वो प्रिवेंट तो हम कर नहीं सकते। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्सपोज तो हम सभी हैं जी। अब जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हाँ, जिसकी इम्यूनिटी सही है उसमें बैक्टीरिया होते हुए भी उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हम प्रिवेंट तो कर नहीं सकते, जिसकी को हो भी जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार डिस्कस हुआ, कि दवाइयाँ बहुत समय से लेनी है, डाइट का ख्याल रखना है,
और अगर कुछ जॉइंट स्पेसिफिक हम प्रिकॉशन बताते हैं कि वजन डाल के नहीं चलना है तो नहीं चलना है कुछ टाइम के लिए, जब तक, क्योंकि हड्डी अंदर गली हुई है जब जोड़ की, उस पे शरीर का वजन पड़ेगा तो वो और ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हम लोग कुछ समय तक बिना वजन दिए भी चलाते हैं पेशेंट को, या उनको लेटने के लिए बोलते हैं, खिंचाव लगा के रखते हैं कुछ समय के लिए। तो वो सब जो डॉक्टर्स बताते हैं वो मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए और हमें उम्मीद है कि आप सभी को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से कैसे बचना है इसकी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल खरे, जो प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और अपनी दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिंसी जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए मैम। थैंक यू पूजा जी। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।